बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, जर्नल पैथोलॉजी के 7th लेक्चर में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो पैरेलल है नेक्रोसिस के, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो हमने ये देखा था कि जब कोई सेल किसी भी इंजूरियस स्टिमुलाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा अगर उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि वो इंजूरियस स्टिमुलाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता या अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मॉडिफाई नहीं कर पाता, तो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है सेल की। ठीक है जी। तो वो डेथ के दो तरीके थे, या तो एक्सीडेंटल सेल डेथ थी जिसमें साथ वाले सेल जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते थे, या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ थी जिसमें सिर्फ वही सेल, उसी सेल की सिर्फ डेथ होती है जो कि कमिट करता है सुसाइड को। ठीक है जी। तो एपोप्टोसिस जो है वो बेसिकली दो तरह से होती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है जी। और इसके काजेज भी डिफरेंट हैं। उसके दो पाथवे हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। एपोप्टोसिस जो है और नेक्रोसिस, ये दोनों ही फॉर्म्स हैं सेल डेथ की। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को कंपेयर थोड़ा सा बता दूं कि नेक्रोसिस जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि सेल जो है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने से सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ख़त्म होने की वजह से जो सेल है उसकी लाइसिस हो जाती है, और इंट्रासेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं, इंटरसेलुलर सॉरी, वो बाहर आ जाते हैं, जिसमें लाइसोसोम्स वगैरह हैं वो भी सारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं, और उनके एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं कि डिग्रेडेशन करवा देते हैं उसी सेल की या फिर इर्द गिर्द वाले सेल्स की, या फिर उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन काज होती है, उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में आने वाले मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स के जो लाइसोसोम्स हैं वो ऐसे एंजाइम्स खारिज करते हैं जिसकी वजह से जो सेल है उसकी जो है लाइसिस हो जाती है। ठीक है जी। अब इसके साथ ही देखें, जो नेक्रोसिस है उसमें इंक्रीज सेल वॉल्यूम होगा, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होगी, लीकेज होगी सेलुलर कंटेंट्स की, जबकि जो एपोप्टोसिस है उसमें जो है उसके उल्ट होगी सारी बातें। एपोप्टोसिस में सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी ब्लैबिंग हो जाएगी, और एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी है वो डैमेज नहीं होगी, मेम्ब्रेन खत्म नहीं होगी सेल्स के इर्द गिर्द से, बल्कि मेम्ब्रेन जो है वो सेल्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको, छोटे छोटे जो सेल के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो है वो पैकेट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो सेल से बाहर नहीं आएगा, और जबकि सेल से बाहर नहीं आएगा तो ना ही इसमें लाइसोसोम रिलीज होगा, और ना ही लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, और ना ही जो है इसमें इन्फ्लेमेशन होगी। लिहाजा क्या होगा कि जिस सेल की डेथ होनी है सिर्फ उसी सेल की डेथ ही होगी, बाकी जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं उनकी डेथ नहीं होगी। तो इसको हम प्रोग्राम सेल भी डेथ भी कहते हैं, और इसको जो है इसमें सेल श्रिंकेज होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होगी और फॉर्मेशन हो जाएगी एपोप्टोटिक बॉडीज की। ये जरा देखें, एक थोड़ा सा इसमें आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कार्टून ऐड किया कि ये एक कार्टून है जिसने अपनी जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया है रस्सी गले में डाल के जो है ना। तो लोग ये कंसीडर कर रहे हैं, देखें ना, लुक्स लाइक एन ओपन एंड शट केस टू मी। ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि बिल्कुल ये खुला एक केस है, कि मतलब कि खुद से इस बंदे ने जो है वो फांसी ली है। अच्छा, इससे पहले कि हम एपोप्टोसिस को डिस्कस करें, हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट था जो जिसका नाम था कैरल वॉगर। उसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था एपोप्टोसिस के प्रिंसिपल्स को 1842 के अंदर। उसके बाद वेल्थर फ्लेमिंग था जिसने प्रोसेस प्रोग्राम डेथ का 1845 के अंदर जो है वो बताया।
और 2002 में जो है 2002 में नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन में जो है सिडनी ब्रेनर को। तो सिडनी ब्रेनर एक साइंटिस्ट था जिसको 2002 में नोबेल प्राइज दिया गया उसके काम की वजह से। काम क्या था उसका? काम यह था उसने आइडेंटिफाई किया था उन जीन्स को जो कि एपोप्टोसिस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री। अब जरा हम सेल डेथ की जानिब हम चलते हैं। इसमें देखें प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। सबसे पहले यहां से शुरू होता है बेटा ये। इसमें ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल के अंदर जब एपोप्टोसिस होना शुरू होगी तो सेल की जो है श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही जो है वो क्रोमाटिन कंडेंसेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, सेल श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी, क्रोमाटिन कंडेंसेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, और क्रोमाटिन कंडेंसेशन के साथ क्या होगा? मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर बॉडीज जो है न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ये मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होगी, मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की जानब जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हो जाएगी। ठीक है जी, और यहां से अगर ये कट जाएगी, यहां से कट जाएगी तो ये छोटी छोटी क्या बन जाएगी? एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्मेशन जो है उसकी लाइसिस हो जाती है तो ये सेल डेथ जो है होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस आपको दिखाया गया है जिसमें नॉर्मल सेल से श्रिंकेज, श्रिंकेज से ब्लैबिंग, ब्लैबिंग से न्यूक्लियर कोलैप्स और आखिर पे जो है एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्मेशन और एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्मेशन के बाद लाइसिस ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज। सो एपोप्टोसिस का लफ्ज कहां से निकला है? ये एक पुराने यूनानी लफ्ज से निकला है एपोप्टोसिस, जिसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ बेटा कहते हैं आमतौर पे खजां के मौसम में जो पत्ते झड़ते हैं उसको कहते हैं फॉलिंग ऑफ। तो चूंकि इसमें जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो मरते हैं और मरने के बाद जो है वो बॉडी से अलग हो जाते हैं या बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इसलिए एपोप्टोसिस को भी हम फॉलिंग ऑफ का नाम देते हैं। सो अ ग्रीक वर्ड एपोप्टोसिस जिसका मतलब फॉलिंग ऑफ है इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ दैट अकर्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक ऐसी किस्म है सेल की डेथ की जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है होती है। मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अगर सेल डेथ होती है तो वो एपोप्टोसिस के जरिए होती है। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है अ पाथवे ऑफ सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड। देखें इस लफ्ज के ऊपर गौर करें, अ टाइप ऑफ सेल डेथ या पाथवे ऑफ सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम। बेटा नेक्रोसिस की तरह जो एपोप्टोसिस है वो बिल्कुल भी नहीं है। एपोप्टोसिस में उस सेल की पूरी जिंदगी और कब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है वो सारी की सारी उस सेल्स के अंदर जो मौजूद जीन्स हैं उन जीन्स में पाई जाती है। तो ये एक बहुत ज्यादा प्रोग्राम्ड सेल डेथ है या टाइटली रेगुलेटेड जो है वो सेल डेथ है। इंट्रासेलुलर प्रोग्राम जो है सेल डेथ का, जिसमें क्या होता है कि सेल डेस्टिन्ड टू डाई, कि सेल इसमें जो है वो मरता है, मरने की कोशिश करता है। एक्टिवेट एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है दैट डिग्रेड द सेल्स ओन डीएनए एंड न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो बेटा इसमें सेल किस तरह से मरता है कि सेल एक ऐसा निजाम खुद से ही एक्टिवेट कर देता है एंजाइम्स का जो उसी सेल्स के डीएनए को भी डैमेज कर देंगे, उसी सेल की जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन्स है उन सारी मेम्ब्रेन्स को खुद ही सेल अपनी मेम्ब्रेन्स को खुद ही जो है वो डैमेज कर देगा और रिजल्टेंट क्या होगा कि सेल की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। ये एक और है, इसमें देखें एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल्स। सो एटीपी इज रिक्वायर्ड। अगर एटीपी कम है तो फिर फॉलिंग ऑफ ग्रीक इसमें कहते हैं तो डीएनए लेडरिंग हो जाएगी और फिर एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देखें ये जरा, ये एक और कार्टून मैंने ऐड किया, इसमें देखें ये दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, पीले पत्ते। वो कह रहा है कि प्लांट लीव्स अंडरगोइंग एपोप्टोसिस, कि दरख्त के जो पत्ते हैं वो एपोप्टोसिस के जरिए नीचे गिर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है? डाई, नो वन नीड्स यू एनीवे। ये इसको कह रहा है कि कोई भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमें। आई एम गोइंग टू डाई ऑन 4 PM, कि मैं 4 बजे जो है मरने जा रहा हूँ। माई टाइमर सेज इट्स टाइम टू डाई, मेरा टाइमर यही कह रहा है कि मैं, ये देखिए इसने घड़ी लगाई हुई है 4 बजे, वो कह रहा है कि घड़ी ने मुझे कहा कि 4 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने कहा है कि जो एपोप्टोसिस है
वो प्रोग्राम सेल डेथ है, टाइटली रेगुलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ है, इसमें एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है जी, जब सेल डेथ इसकी जीन्स में होगी उसी वक्त सेल डेथ जो है वो होगी। और इसके बाद क्या है कि फिर ये कह रहा है कि यू आर अनवांटेड एंड यू शुड बी डाइंग नॉट ईटिंग प्रीशियस एम्प्टी। ठीक है ना, ये अब चूंकि ये सेल एटीपी खा रहा है, एनर्जी खा रहा है, तो वो उसको कह रहा है कि तुम्हारी भी तो आखिर पे मौत ही होनी, तो इसलिए तुम एटीपी खाकर जाया ना करो। ठीक है अच्छा बेटा, उसके बाद आ जाती हैं 4 स्टेजेस जो कि एपोप्टोसिस में डिफाइन की गई हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, कमिटमेंट टू डेथ बाय एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर ट्रिगर सिग्नल। सबसे पहले सेल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर ट्रिगर्स की वजह से जो है डेथ की कमिटमेंट करता है। सेकंड में क्या होगा, सेल किलिंग बाय एक्टिवेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर प्रोटीएसिस। सेल किलिंग हो जाएगी, किल्स की वजह से होगी, वो इंट्रा सेलुलर प्रोटीएसिस की एक्टिवेशन की वजह से हो जाएगी। ठीक है ना, कि जो सेल्स के अंदर जो प्रोटीएसिस एंजाइम्स हैं, मतलब कि सेल्स के अंदर ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, उनकी एक्टिवेशन की वजह से सेल किलिंग हो जाएगी। तीसरा क्या है, इनगल्फमेंट ऑफ सेल कॉर्पस बाय द अदर सेल्स। तो सेल्स का जो मटेरियल है, अगर वो मटेरियल सेल का जो कॉर्पस है वो दूसरे सेल्स उसको इनगल्फ कर रहे हैं, निगल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सेल डेथ हो जाती है। चौथा देखें, डिग्रेडेशन ऑफ द सेल कॉर्पस विद इन द लाइसोसोम ऑफ द फेगोसाइटिक सेल्स। तो फेगोसाइटिक सेल्स के लाइसोसोम के अंदर भी सेल कॉर्पस की डिग्रेडेशन हो सकती है। ये देखें यहाँ पे एक एरो के जरिए इसको समझाया गया। ए प्रोग्राम सेल डेथ सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसमें सेल श्रिंकेज हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी साइटोप्लाज्म की, फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की और साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा, न्यूक्लियर कंडेंसेशन हो जाएगी और न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा बेटा, इसके फिर सेल डेथ के या एपोप्टोसिस के 2 काजेज होते हैं, एक है फिजियोलॉजिकल काज और एक है पैथोलॉजिकल काज। फिजियोलॉजिकल काज वो है जो नॉर्मल हालत में होगा और पैथोलॉजिकल काज वो है जो अब नॉर्मल हालत में होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल काज। तो डेथ बाय द एपोप्टोसिस इज नॉर्मल फिनोमिना दैट सर्व्स टू एलिमिनेट द सेल्स, ठीक है ना, दैट सर्व्स टू एलिमिनेट द सेल्स दैट आर नो लॉन्गर बी नीडेड एंड टू मेंटेन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ द वेरियस टाइप्स इन द टिश्यूज। देखिए बेटा, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है सेल डेथ का। इसमें उन सेल्स को एलिमिनेट किया जाता है जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से नए सेल्स जब बन के आते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो पूरा रखना होता है। फर्ज करें 100 सेल्स जो हैं उस टिश्यू में आने चाहिए, तो अगर नए सेल्स बन रहे तो जारी बात है इधर से जितने नए सेल्स आएंगे उतने पुराने सेल्स की डेथ भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो एपोप्टोसिस है ना, ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है और इसमें जो है सेल एलिमिनेट करता है अपने जो है वो वेरियस टाइप्स जो है टिश्यूज को के अंदर जो है वो सेल अपने आप को एलिमिनेट करता है, अपने आप की जो है वो डेथ करवाता है। इसमें देखें पहला क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सबसे पहली जो फिजियोलॉजिकल काज है एपोप्टोसिस की, इसमें जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है सेल की एम्ब्रियोजेनेसिस के दरमियान। सेकंड क्या है, इन्वॉल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन द हार्मोन डेप्रीवेशन। अब वो टिश्यूज जो कि जिनकी ग्रोथ हो रही होती है हार्मोन्स की वजह से, तो अगर हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो जारी बात है वो सेल जो कि हार्मोन की वजह से हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया की फॉर्म में जा रहे थे, तो अब हार्मोन ना होने की वजह से वो एट्रॉफी या फिर सेल डेथ की जानब चले जाएंगे। तीसरा इसमें देखें, सेल लॉस इन प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन। तो वो पॉपुलेशन जिसके सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन हो रही है उसके सेल्स लॉस की वजह से भी प्रोसेस हो जाएगी। और आखिर पे है एलिमिनेशन ऑफ द सेल्स दैट हैव सर्व्ड देयर यूजफुल पर्पसेस। वो सेल्स जिन्होंने अपने यूजफुल पर्पस जो है सर अंजाम दे दिए, अपने जो काम है वो सर अंजाम दे दिए हैं, उनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये है चौथा, जिसमें कि वो सेल जिन्होंने अपना काम कर लिया है उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो बेटा 4 काजेज इसमें आ जाएंगे फिजियोलॉजी में। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस में हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में, उसमें बहुत सारे हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऐसे टिश्यूज जो हैं वो बन जाते हैं जिनकी बाद में ज़रूरत नहीं होती, तो उनकी डेथ भी जो है
एपोप्टोसिस के जरिए होगी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। देखें, नॉर्मल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ सम सेल्स एंड अपीयरेंस ऑफ द न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। तो नॉर्मल जो ग्रोथ है उसमें सेल डेथ जो है वो होगी, जिसमें नए सेल्स अपीयर भी हो जाएंगे और नए सेल्स की डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगी। तो द टर्म प्रोग्राम्ड सेल डेथ वाज ओरिजिनली coined to denote this death of a specific type at defined times during the development of an organism। ये देखें बेटा, डेवलपमेंट में सबसे पहले जो आपके फ्लेंजेस हैं उनके दरमियान में जो है सेप्टम होता है, जो कि बाद में उंगलियों के दरमियान में जो है फिंगर्स के दरमियान में सेप्टम को ख़त्म कर दिया जाता है और ये सेप्टम जो है एपोप्टोसिस के जरिए। इसी तरह टेडपोल मेंढक के अंदर टेल होती है और भी बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके वो जो है ऑर्गन जो है जो कि बाद में जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको ख़त्म कर दिया जाता है। सेकंड, इसमें हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू है। देखें, इन्वॉल्यूशन ऑफ द हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन द हार्मोन डेप्रीवेशन। अब वो टिश्यूज जो कि हार्मोन्स की वजह से चल रहे हैं, जैसा कि बहुत से ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोसेस हैं जो हार्मोन डिपेंडेंट है, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो है उसमें प्रोलिफरेशन होती है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब डिक्लाइन करता है तो खुद ही जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंडोथेलियल सेल्स की जो है इसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है ना। सो इन्वॉल्यूशन ऑफ द हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन द हार्मोन डेप्रीवेशन सच एज एंडोथेलियल सेल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिग्रेशन ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर द वीनिंग, ठीक है जी। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज की हार्मोन डेप्रीवेशन के जरिए एपोप्टोसिस की। फिर है सेल लॉस इन प्रोलिफरेशन या प्रोलिफरेटिंग सेल लॉस इन प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन सच एज इमेच्योर लिम्फोसाइट्स इन द बोन मैरो एंड थाइमस एंड बी लिम्फोसाइट्स इन द जर्मिनल सेंटर्स दैट फेल टू एक्सप्रेस द यूजफुल एंटीजन रिसेप्टर्स सो एज टू मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ द सेल्स लाइक होमोस्टेसिस, ठीक है ना, होम्योस्टेसिस। तो बेटा हमने होम्योस्टेसिस को देखा है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी काम हैं वो सारे के सारे टाइटली रेगुलेटेड हैं, उनमें ना तो एक ज़्यादा काम हो रहा है और ना ही कम। तो जैसी आपकी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है जिसके नतीजे में नए सेल्स बन रहे हैं, तो अगर नए सेल्स बन रहे हैं तो उसकी जगह जो पुराने सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। लाइक अगर हम आरबीसीज की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की, तो इनकी लाइफ 120 डेज है। तो अगर 120 डेज के बाद वो नए सेल उस जगह पर आ जाते हैं तो जो पुराने सेल्स हैं उनकी भी डेथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि पुराने सेल्स भी पड़े हुए नए सेल्स भी है, तो इस तरह से तो बेटा जो सेल्स की जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइटली रेगुलेटेड सिस्टम है जिसमें अगर नए सेल्स आते हैं तो पुराने सेल जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। चौथा इसमें देखें एलिमिनेशन ऑफ द सेल। सो एलिमिनेशन ऑफ द सेल दैट हैज सर्व्ड देयर यूजफुल पर्पस, वो सेल जिन्होंने अपने बहुत ही यूजफुल काम कर लिए हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे और लिम्फोसाइट्स आएंगे। अब जब इन्फ्लेमेशन हो गई, वहां पर इन्फ्लेमेशन में आने वाले न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स ने इनगल्फमेंट कर ली, सारे का सारा सफाया कर दिया, उस जगह को ठीक कर दिया। अब वहां इनकी जरूरत नहीं है। सो सच सेल्स अंडरगो द एपोप्टोसिस बिकॉज दे आर डिप्राइव ऑफ नेसेसरी सर्वाइवल सिग्नल सच एज द ग्रोथ फैक्टर। तो बेटा ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से ही जो है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन वो आए थे। अब चूंकि ग्रोथ फैक्टर नहीं रहा तो उसकी वजह से जो है इन सेल्स की जो है वो डेथ हो जाएगी। ये थे बेटा कुछ फिजियोलॉजिकल काज जो कि एपोप्टोसिस के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पैथोलॉजिकल काज या पैथोलॉजिकल काज, ठीक है जी, जिनमें जो है सेल डेथ हो सकती है। देखें, एपोप्टोसिस एलिमिनेट्स द सेल दैट आर जेनेटिकली अल्टर्ड और इंजर्ड बियॉन्ड रिपेयर। अब वो कह रहे हैं कि उन सेल्स की डेथ हो जाएगी जो कि या तो जेनेटिकली ऐसे हैं, तब्दील हुए सेल्स हैं, या वो जख्मी हैं, या फिर वो इस टाइप के हैं कि उनकी रिपेयर जो है अब दोबारा नहीं हो सकती विदाउट एलिटिंग द सवेयर होस्ट रिएक्शन। तो अब उन सेल्स को भी जारी बात है बॉडी से एलिमिनेट हो जाना चाहिए जिनकी जरूरत नहीं है, या जो जेनेटिकली जिनके अंदर एक इंफॉर्मेशन पुट की गई है कि उन्होंने इतने अरसे के बाद मरना है, या सेल वो जो कि इंजर्ड हैं उन सबको जो है एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। होस्ट रिएक्शन देयर बाय कीपिंग द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू टू अ मिनिमम। तो इस तरह से जो डैमेज टिश्यू का जो एक्सटेंट है उसको वो मिनिमम करते हैं।
इसमें क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की, सेल डेथ हो जाएगा सर्टेन इन्फेक्शंस में, और पैथोलॉजिकल एट्रोफी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीएनए डैमेज को, जो कि पैथोलॉजिकल काज है एपोप्टोसिस का। सो रेडिएशन, साइटोकाइन्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एक्सट्रीमीज ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, डैमेज डीएनए हो जाएगा, ठीक है ना, आइदर डायरेक्टली थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें रेडिएशन हैं, साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इवन हाइपोक्सिया भी जो है वो डीएनए को डैमेज कर देगा थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। ये थी पहली काज पैथोलॉजिकल की, जो कि काज करवाती है एपोप्टोसिस। सेकंड देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन। इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन में अराइज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द जीन्स encoding these proteins, or because of extrinsic factors such as damage caused by the free radicals। तो इसमें देखिए improperly folded proteins हैं वो भी आ सकती हैं, क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हो रही है जीन्स के अंदर, encoded these proteins, जिन्होंने जिन जीन्स ने इन प्रोटीन्स को इनकोड किया। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसा कि डैमेज या फ्री रेडिकल्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन का बायस बनेगी। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस व्हिच कल्मिनेट्स इन द एपोप्टोटिक सेल डेथ ऑफ टाइप ऑफ द सेल डेथ। ठीक हो गया। आखिर पे है सेल डेथ इन द सर्टेन इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनमें जो है वो सेल डेथ बेटा हो जाती है। इसमें आप ये देख लें कि HIV वायरस है, वायरल हेपेटाइटिस वगैरह है, इनमें भी सेल डेथ हो जाती है। तो पैथोलॉजिक एट्रोफी देखिए, पैथोलॉजिक एट्रोफी इन द पेरेन्काइमल ऑर्गन्स आफ्टर द डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन सच एज अकर इन द पैंक्रियास, पैरोटिड ग्लैंड्स एंड किडनीज। तो शुरू में ये जो ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये अपनी सेक्रेशंस जो है वो खारिज करते हैं, लेकिन जब इनकी जो डक्ट्स होगी जिसके जरिए ये अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, तो वो अगर जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो भी सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बेटा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एपोप्टोसिस में जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत सेल्स की होगी वो कैसी होगी। देखें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो देखी गई हैं, वो आपसे ये शेयर कर रहा हूँ मैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, सेल श्रिंकेज हो जाएगी, फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंसेशन हो जाएगी या क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगी, फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ब्लैड्स और एपोप्टोटिक बॉडीज, और चौथे में क्या होगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ द एपोप्टोटिक सेल्स। तो ये आप चारों स्टेजेस जो हैं इसकी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले माइल्ड कन्वोल्यूशन है, क्रोमेटिन मटेरियल कंपैक्टन और माइग्रेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, फिर क्या है, ब्रेकअप ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन व्लैबिंग, सेल फ्रेगमेंटेशन, और आखिर पे फैगोसाइटोसिस, एट्रोफिक एपोप्टोटिक बॉडी और फैगोसाइटोटिक सेल्स। तो इसमें देखिए जो मॉर्फोलॉजी है इसमें सेल श्रिंक होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स की और एपोप्टोटिक बॉडीज की, और आखिर पे फैगोसाइटोसिस ऑफ द एपोप्टोटिक सेल्स। ये बेटा इसमें है। फिर उसके बाद देखिए सेल श्रिंकेज हो जाएगा, द सेल इज स्मॉलर इन द साइज, द साइटोप्लाज्म इज डेंसर, ऑर्गेनेल इज टाइटली पैक्ड। ये भी वजह है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एपोप्टोसिस, क्रोमेटिन एग्रीगेट्स पेरिफेरली अंडर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो पेरिफेरी के एग्रीगेट जो है ये जाएगी अंडर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर इटसेल्फ ब्रेक डाउन इट इनटू द 2 or more फ्रेगमेंट्स। तो ये देखें कि वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ने इटसेल्फ इसको 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर जो है वो तोड़ सका है। बस इसका ख्याल करें। फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक बॉडीज में देखें, फर्स्ट शोज ब्लैबिंग, fragmentation into the membrane bonded apoptotic bodies composed of the cytoplasm and tightly packed organelles or without the nuclear fragments। उसके बाद देखिए phagocytosis of the apoptotic cells। apoptotic cell bodies are rapidly ingested by the phagocytes and degraded by the lysosomal enzyme, so the plasma membrane remain intact during the apoptosis, so inflammation does not be seen, it is just we see from the plasma membrane remain intact during the apoptosis। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म। एपोप्टोसिस रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम कॉल्ड द कैस्पासिस। ठीक है ना, सो कैस्पासिस नेम से जाहिर है, ठीक है ना,
so named because they are cysteine proteases that cleave the proteases after the aspartic residues. So activation of the caspases depends on finely turned balance between the production and pro and anti apoptotic proteins. ठीक है जी। इसमें काजेज देखें, काजेज में बेटा ग्रोथ फैक्टर डेप्रीवेशन है, ठीक है ना, डीएनए डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन मिसफोल्डिंग है। एपोप्टोसिस इंक्लूड्स द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली। उसके बाद साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड एपोप्टोसिस है और डिसरेगुलेटेड एपोप्टोटिक डिसऑर्डर्स। ये कुछ चीजें हैं जो कि काज बन सकती हैं एपोप्टोसिस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो बेटा आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।